हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो कल हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल युग्मक और मादा युग्मक के बारे में देखा था। उससे जो मिलकर क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। देन उसके बाद में एम्ब्रियो जो कि भ्रूण का बनता है। उसके बाद में देन शिशु का निर्माण होता है। इसके बाद में कुछ इसमें ट्विंस बेबी के बारे में जाना था। ट्विंस बेबी क्या, तो फर्स्ट होता है आइडेंटिकल, जो इसमें क्या होता है, वन ओवम, जैसे वन ओवम और प्लस में वन स्पर्म होता है, जो कुछ दिन बाद टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है। इनमें जो लिंग और डीएनए और जो फेस चेहरा होता है वो सेम होते हैं, बट इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसे मोनोजाइगोटिक कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत कम, लगभग 1/3 के लगभग होती है। इसके बाद में जो सेकंड होता है इसका फ्रेटनल होता है, जो 2 ओवम होते हैं इसमें और 2 स्पर्म होते हैं। इसमें जो लिंग, डीएनए और फेस सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे डाई जाइगोटिक कहते हैं। इनकी संख्या होती है वो 2/3 होती है। देन इसके बाद में देखा था परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परकनली में कराई जाती है तो उसे परकनली शिशु कहते हैं। इसमें पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन के लुई ब्रायन की हुई थी। और जो भारत में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं इसमें सैरोगेट मदर। तो सैरोगेट मदर क्या होती है, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने घर में पालती है तो वह महिला क्या होती है, सैरोगेट मदर होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब सैरोगेट से मतलब ये समझते हैं कि जो स्वयं महिला होती है जो बच्चा उत्पन्न करती है, वो बच्चा स्वयं का नहीं होकर दूसरे की महिला का होता है। उसको ट्रांसप्लांट अपने घर में करके वो बच्चा को जन्म देती है। उसके बाद में देखते हैं नसबंदी, जिसे हम बेसोक्टोमी, पुरुष नसबंदी को हम बेसोक्टोमी कहते हैं। और बेस डिफरेंस को काट दिया जाता है इसमें। और इसके बाद में देखते हैं ट्यूबेक्टेमी, जिसे हम मादा नसबंदी भी बोलते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट दिया जाता है और उस पर छल्ले पहना दिए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं एमनियोसेप्टोसिस। इसमें क्या होता है, किसी भ्रूण के जो लिंग का पता लगाना होता है कि वह लड़का है या लड़की है, उसे ही एमनियोसेप्टोसिस कहते हैं, जो कि ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित या बैन कर दिया गया है। देन उसके बाद में सेंस ऑर्गन्स, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में रहेगा इसमें। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में देखते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय जैसे शरीर में हमारे जो अंग होते हैं, जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो नहीं 5 होती है। इसमें होता है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। इसमें फर्स्ट आता है आँख। जो मानव नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और नेत्र का जो सर्वाधिक अपवर्तन अंग होता है वो चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। जब लेंस पर किसी मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। और आंखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान के समय इसी भाग का उपयोग किया जाता है, इसी भाग का दान किया जाता है, मतलब कॉर्निया। इसके बाद में जो नेत्र का पिछला भाग होता है वो रेटिना होता है। और प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को छोटा और वास्तविक व उल्टा बनता है। उसके बाद में इसमें देखते हैं पारितारिका, जिसे आयरिस के नाम से जानते हैं। आँखों में पाए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित या कंट्रोल करती है। और अधिक तीव्रता आकार प्रकाश आने पर ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है इसमें। तो ये 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। इसके बाद में देखते हैं इसमें पुपिल, ये आयरिस के बीच पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काला रंग होता है। इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश या इंटर करता है। देन इसके बाद में इसमें आता है स्क्लेरा, जो आंखों का बाहर दिखने वाला जो सफ़ेद भाग होता है वो स्क्लेरा हम उसे कहते हैं। तो रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु होता है, ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती है।
और जो प्रकाशिक तंतु दो प्रकार की होती है, एक शंकुआकार, सेकंड बेलनाकार। शंकुआकार तंतुओं का जो रंगों का क्या करता है, तो ये रंगों का आभास कराता है, जबकि जो बेलनाकार जो छड़ वाली तंतु तीव्रता बताती है, अर्थात ये बताती है कि जब प्रकाश है या नहीं है। आंखों में लैक्रामाइल जो ग्रंथि होती है वो पाई जाती है, जो आंसू बनाने का कार्य करती है। जो हमें हमारी आंखों में जो आंसू बनाने का कार्य करती है वो लैक्रामाइल ग्रंथि बनाती है। जो आंसू बनाने का कार्य करती है, आंसू में लाइसोजाम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव मात्र 1/10 सेकंड रहता है, जिसे हम दृष्टि निबंध कहते हैं। कुछ जानवरों में आंखों में टीपीडम लिसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिसके कारण उनकी आंखें रातों में चमकती है। इस द्रव में जिंक पाया जाता है और रेडोप्सिन नामक प्रोटीन, जो कि रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। इसके बाद में जो इसमें रोग होता है वो डाल्टोनिज्म या प्रोटीनिया नामक बीमारी से लाल रंग के पहचानने की जो क्षमता होती है वो आंखों में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसे हम रक्त वर्णहीनता या कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, लाल तथा हरे रंग की पहचान की क्षमता होती है, उसको क्या करता है, समाप्त हो जाती है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इसी हरा चार्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इसमें देखते हैं 1887 में एडोल्फ ह्यूगनिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसमें कॉन्टैक्ट लेंस की खोज की। ये लेंस आंखों के बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। देन उसके बाद में जो अगला संवेदी अंग है वो है कान, जिसे हम ये क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर का क्या करता है, संतुलन यानी बैलेंस बनाता है। जबकि जो सेकेंडरी वर्क्स होता है इसका वो क्या होता है, सुनना होता है। कान का जो बाहरी भाग होता है उसे हम कर्णपल्लव या पिन्ना कहलाता है, और ये उपस्थि का बना होता है, जो कि एक अवशेषी अंग है। कान के अंदर कान का पर्दा, जो कि ईयर ड्रम्स नामक झिल्ली पाई जाती है, जो ध्वनि तरंगों को कंपन उत्पन्न करता है, तथा इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिससे हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके जो कान के जो मध्य भाग में होती है वो 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसे हम मेलियस, इनकस और स्टेपस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कान से एक नस आकर गले में मिलती है, जहां हमें यही अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं, ताकि कान के जो वायु का जो दाब होता है उसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होती है इसमें नाक। जैसे हम नाक क्या करती है, तो ये नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक होती है, और नाक में जो यूफेटरी जो ट्यूब होती है, नर्व्स पाई जाती है, जो हमें गंध को मस्तिष्क में कारपोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। देन इसके बाद में आता है त्वचा, जिसे हम स्किन। तो ये त्वचा हमारे जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो लार्जेस्ट जो ऑर्गन्स इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो है स्किन। और त्वचा का जो अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो त्वचा के 2 परत होती है, जो बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म कहते हैं, जबकि जो त्वचा का आंतरिक भाग होता है उसे डर्मिस, जिसे हम चर्म के नाम से जानते हैं। और चमड़ा उद्योग में चमड़ा का जो आंतरिक भाग होता है उसे डर्मिस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। इसमें होता है फर्स्ट तेलीय पदार्थ ग्रंथि। तो ये क्या होती है, ये तेलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा को चिकना बनाता है। सीबम ये सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी का संश्लेषण या निर्माण करता है। उसके बाद में आती है इसमें श्वेत ग्रंथि या स्वीट एंड श्वेत ग्रंथि का अर्थ होता है पसीना, मतलब ये ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन या पसीने को हमारे शरीर से क्या करती है, बाहर निकालती है।
इसके बाद में देखते हैं इसमें बाल, नाखून, सींग और जानवरों के जो खुर होते हैं उनमें क्या पाई जाती है कि तो केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। और जो त्वचा में जो मेलानिन पाया जाता है, जो त्वचा और बालों को जो काला कर देता है, ये मेलानिन पराबैंगनी किरणों के से हमारी जो शरीर की रक्षा करती है। जो मतलब वायुमंडल से जो हमें पर्यावरण में जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उनसे हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। इसके बाद में देखते हैं इसमें जीभ, टेंग्यू। तो जीभ क्या होती है? तो मुख में पाए जाने वाले जिसका मुख्य कार्य होता है स्वाद, जो हमारे स्वाद का आवाज़ कराना। और जीभ का जो मध्य भाग में होता है उसमें क्या होता है? स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ का जो अग्रभाग होता है उसे जो मीठे का आवाज़ कराता है, जबकि जीभ का जो अग्र पार्श्व होता है वो साइडली मतलब नमकीन स्वाद का हमें एहसास दिलाता है। जबकि जो जीभ का जो पश्च पार्श्व जो होता है वो खट्टा स्वर को बताता है, जबकि जीभ का जो पश्च भाग होता है वो बीटर मतलब तीखे को बताता है। शरीर के जैसे अंग जो भारी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है वो 5 होती है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट इसमें ग्लैंड्स, ग्रंथि। तो ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो ग्रंथि क्या होती है? ये एक थैले के आकार की संरचना है जिसमें क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन निकलते रहते हैं। तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो बहिस्रावी ग्रंथि में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? एंजाइम निकलता है। इनमें जो नलिका होती है ड्यूट पाया जाता है, इसमें जो नलिका ड्यूट पाया जाता है। अतः इनका जो मार्ग निश्चित होता है, यही स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त में आकर नहीं मिलता है। जैसे जो श्वेत ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंसू जिसमें जो लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही आंसू बनते हैं। मोम होता है, जैसे सेरुमेम के जो पिघलने के कारण होता है वो। और पसीना स्वीट होता है जो उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। और जो सीबम होता है, और उसके बाद में जो कीचा जो मायोमियम होता है। देन इसके बाद में यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बहिस्रावी है। ये उदर गुहा के दाहिनी ओर पाई जाती है, और ये फाइब्रिनोजन जो और तथा एपेरोन का संश्लेषण या निर्माण करती है। ये कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का जो उपापचय मतलब जो इसमें तोड़फोड़ होती करती है को विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं। वे यकृत में जाकर संचित रहते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या करती है? स्वयं पुनः निर्माण कर लेती है। और शरीर में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है, और यकृत से जो बिलीवर्डिन जो द्रव निकलता है उसमें क्या होता है? जो पित्तरस को हरा रंग देता है। यकृत में जो बिलीवर्डिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी अधिकता से हमें पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। यकृत में जो अमोनिया जो यूरिक में बदल जाता है, मतलब यूरिक अम्ल में बदल जाता है, और यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देती है। अतः यकृत के जो निष्क्रिय जो खराब हो जाने पर जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यकृत जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको क्या करता है? तो वसा में उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। देन कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से क्या होता है? एक स्टेरॉइड होता है। वो भोजन में जो जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के जो कारण का जांच कराने के लिए जो यकृत की जांच की जाती है। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में के मेसोडर्म कोशिकाओं में होता है। तो मतलब किसी व्यक्ति अगर जहर ले ले तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है, तो उसकी लीवर की जांच की जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है। देन लीवर जो होता है वो जहर के प्रभाव को कम करता है, मतलब जो इसके जहर का होता है वो पॉइजन होता है, इसके इफेक्ट को क्या करता है? लेस करता है। और जो लीवर में जो कुफर सेल्स कोशिकाएं जो पाई जाती है, ये क्या करती है? जो कीड़ा, जो विषाणु और जीवाणु और अन्य जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करती है? मार देती है। लीवर में पित्तरस बनता है जिसमें कॉपर, आयरन, पोटेशियम होता है। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थों को रक्त में प्रवाहित होने में सहायक है। देन इसके बाद में देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनसे क्या होता है? इनसे हार्मोन निकलता है। इसमें जो नलिका नहीं होती है, डक्टलेस होती है ये,
और इनका जो मार्ग होता है वो निश्चित नहीं रहता है। इसमें से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रक्त में जाकर मिल जाते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और गोनाड और पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। देन इसके बाद में देखते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होती है जो, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि अंतःस्रावी है। इसके जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है। ये मस्तिष्क के जो अधरतल होते हैं, मतलब बीचों बीच में पाई जाती है। ये शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इससे हार्मोन निकलते हैं, वो कौन कौन से है? तो पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट इसमें है THS, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करता है उसे। देन उसके बाद में थायराइड ग्रंथि से आयोडीन की कमी होने लगती है, जिससे थायरॉक्सिन नहीं बनता है और इससे घेंगा जो बीमारी होती है वो उत्पन्न होती है। देन सेकंड होता है वो STH होता है, स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, जो कि ये क्या करता है? तो ये बुद्धि को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से क्या होता है? बौनापन, जबकि इसकी अधिकता से क्या होता है? व्यक्ति लंबा हो जाता है। इसके बाद में थर्ड होता है LTH, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से के साथ मिलकर क्या करता है? दूध के स्त्राव में सहायक होता है। देन जो थर्ड होता है, इसमें ऑक्सीटोसिन होता है, जो लेबर पेन, जो मतलब गर्भावस्था में जो दर्द होता है उसको कम करता है और इसे बर्थ हार्मोन या फिर लावा हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन या लावा हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं सेकंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। इसे सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बाद में जो थर्ड होती है उसे पीनियल ग्रंथि, ये सबसे छोटा होता है। इसे थर्ड आइज, मतलब मनुष्य की तीसरी आंख भी पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, जैविक घड़ी, और बायोलॉजिकल जो जैविक ग्रंथि भी इसे कहते हैं। इससे क्या होता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो मनुष्य को नींद लाने में या नींद आने में सहायक होता है। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ थायराइड, जैसे अल्टू ग्रंथि के द्वारा ये क्या होता है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है और ये H आकार की होती है। इस ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो रक्तचाप जो BP होती है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और आयोडीन की कमी के कारण ग्रंथि फूल जाती है या सूज जाती है, जिस कारण क्या होता है? घेंगा या ग्वाटर रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कैल्शियम तथा पोटेशियम की या फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देन उसके बाद में देखते हैं पैराथायराइड, जिसे हम पारा अप टू। इसमें क्या होता है? ये ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये ग्रंथि थायराइड के पीछे, थायराइड के ठीक पीछे होती है। इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है और ये पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है, नियंत्रण नहीं रहती है। इसके बाद में देखते हैं थाइमस। ये बक्ष गुहा मतलब छाती में पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन का निर्माण यानी प्रोटीन को बनाना होता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद ये कार्य करना बंद कर देता है। देन इसके बाद में देखते हैं इसमें एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाते हैं या बॉडी गार्ड ग्लैंड्स के नाम से भी जाते हैं। इस ग्रंथि को 4S या 3F भी कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहते हैं। इससे जो एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन रक्तचाप जो BP है, ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको क्या करता है? नियंत्रित या कंट्रोल करता है। इस हार्मोन को हम लड़ो डड़ो मतलब फायर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की जो अधिक विरक्त होते हैं उसमें क्या होता है? रेनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। अतः ब्लड जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रण करने में भी ये अधिवृक्क या थायराइड महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके बाद में जो 8वां होता है जो जनन ग्रंथि, जिसके हम जानते हैं जो गोनेड ग्लैंड्स। ये क्या होता है? ये वैसी ग्रंथि होती है जो जनन की क्रियाओं में भाग लेती है, उन्हें गोनेड ग्लैंड्स
कहते हैं, जैसे ये ओवेरी, टेस्टी और जितने भी जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इसमें, जैसे स्पर्म, ओवम होते हैं, ये सभी स्टेरॉइड होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये ग्रंथि क्या होती है? हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों के गुण या प्रॉपर्टी मिश्रित ग्रंथि में देखी जाती है, अतः इसे मिक्स्ड ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है, इसका जो उदाहरण है वो क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि जो देखते हैं क्या होती है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, जैसे लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अग्नाशय का एक ही भाग लैंगरहैंस की जो दीपी का जो कोशिकाएं होती है, उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका होती है, ये क्या होती है? इससे ग्लूकागॉन निकलता है, जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज के स्तर है, मतलब जो लेवल है, उसको क्या करती है? इंक्रीज, मतलब बढ़ाती है, एनहांस करती है उसमें। और जो ये ग्लाइकोजन होता है उसको पुनः ग्लूकोज में बदल देती है, मतलब जो ग्लाइकोजन होता है उसको दोबारा ग्लूकोज में चेंज कर देती है। देन इसके बाद में देखते हैं इसमें बीटा कोशिका है। इनसे क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? लेस करता है, मतलब डिक्रीज करता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, अतः इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन जल में जो होती है वो क्या होता है? सॉल्युबल होती है, मतलब घुलनशील। और इंसुलिन के कारण जो शरीर में जो ग्लूकोज का स्तर, मतलब जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग या शुगर या चीनिया बीमारी हो जाती है। देन इसके बाद में देखते हैं गामा कोशिका है। इससे सोमेटोस्टेरोन निकलता है और जो भोजन के जो स्वांगीकरण की जो क्रिया होती है उसके लिए ये आवश्यक है। इसके बाद में देखते हैं कैविटी ऑफ बॉडी, जो शरीर में गुहाएं होती है उसके बारे में जानते हैं। तो शरीर के में जो पाए जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक भाग या अंग रहता हो, उसे हम कैविटी या गुहा कहते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कपाल गुहा, जो मस्तिष्क किसी गुहा के अंदर रहता है। इसके पीछे एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, जैसे फोरामेन मैग्नम। इसके बाद में होता है मुख गुहा। इसके अंदर जीभ, दांत पाए जाते हैं। इसके बाद में जो बक्ष गुहा होती है, ये छाती में पाया जाता है। इसके अंदर हृदय, हार्ट और फेफड़े जो लंग्स होते हैं, और जो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। देन के बाद इसके बाद में होता है उदर ग्रंथि, अब्डोमेन कैविटी। ये पेट में पाया जाता है। इसमें आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, वृक्क और बड़ी तथा छोटी आंतें आती है। अंगों की जो प्रमुख इकाई होती है वो क्या है? तो शरीर की क्या होती है? तो कोशिका होती है। और ब्रेन जो मस्तिष्क की होती है वो क्या होती है? मस्तिष्क की होती है वो न्यूरॉन्स होती है। और हार्ट की होती है वो कार्डियक होती है। जो लंग्स की होती है वो एल्वियोली होती है, यूनिट इकाई। और जो लाइव इसकी हेपेटिक, और जो किडनी होती है उसकी नेफ्रॉन, और जो अस्थि होती है उसकी ऑस्टियोन इकाई होती है। देन इसके बाद में देखते हैं पोषण के बारे में। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो पोषण के बारे में डाल चुके हैं, तो इसको जाकर पहले देखें, जिससे ये आपको रिवाइज के तौर पर या शॉर्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। और इससे पहले की वीडियो में पोषण के बारे में पूरी तरह से समझाया गया है पूरी। तो इसमें क्या होता है पोषण में? तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पदार्थों को तोड़कर उन्हीं रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। पोषण में जो भोजन होते हैं वो 3 उद्देश्य के होते हैं। फर्स्ट होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है। देन उसके बाद में सेकंड होता है इसमें ऊर्जा, वो शरीर निर्माण। तो शरीर के निर्माण में क्या होता है? प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। और थर्ड होता है इसमें जो क्या होता है? रोग की से रक्षा करना। विटामिन तथा जो रुक्षांश, जो उसे हम मोटाचारा, जो शरीर के रोगों से हमें बचाते हैं। भोजन में ये 7 मुख्य अवयव होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है फैट, थर्ड होता है प्रोटीन, और फोर्थ होता है विटामिन, फिफ्थ होता है जो खनिज लवण, सिक्स्थ होता है वो जल, और सातवां होता है जो मोटा चारा, जिसे हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। उसके बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के निर्माण में 1% पार्टिसिपेट करता है।
और इसका सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो होती है वो ग्लूकोज, और इसमें जो C1H होता है और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। मतलब जैसे कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु हैं और ऑक्सीजन के इसमें 6 अणु होंगे। सॉरी, ये ऑक्सीजन के 6 अणु है, ना कि 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देन इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्रदान होती है वो 1 ग्राम में क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मोनोसैकेराइड, ये क्या होता है, सबसे सरल शर्करा या सुक्रोज होती है। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, परंतु ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इसमें ग्लूकोज दिया जाता है। देन इसमें जो सबसे मीठा शर्करा होता है वो फ्रक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है। और राइबोज नामक जो शर्करा होती है वो डीएनए तथा आरएनए में पाई जाती है। देन उसके बाद में आता है डायसैकेराइड। इसमें जो शर्करा होती है वो 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बनता है। ये मोनोसैकेराइड की तुलना में जटिल होता है। जैसे सुक्रोज बराबर जो होता है वो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज बनकर क्या करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो 2 मोनोसैकेराइड मिलकर क्या होती है, जो सुक्रोज होती है, मतलब जो डायसैकेराइड का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज मिलकर दोनों क्या होता है, लैक्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या होते हैं, तो मैल्टोज बनाते हैं। इसमें देखते हैं जो छोटी आंत से निकलने वाला जो एंजाइम होता है सुक्रोज को तोड़ता है, जो लैक्टेज होता है वो लैक्टेज को तोड़ता है, तथा जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को तोड़ता है। सामान्य प्रयोग में आने वाले जो टेबल चीनी होती है, मतलब चीनी जो सुक्रोज का बना होता है, सुक्रोज जो गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा, जबकि जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद में आता है थर्ड पॉलीसैकेराइड। ये सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं, जैसे काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। पौधे में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु इसे जो स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं, मतलब इसे भंडारण या स्टोर करते हैं। इसके बाद में जो स्टार्च ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च आयोडीन में घोल को काला या नीला कर देता है। अतः जो आयोडीन की जांच के लिए जो स्टार्च का प्रयोग करते हैं, स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है। कैप्सूल जो स्टार्च होते हैं मंड का बना होता है, जो कीटों की त्वचा और बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की जो छाल से क्या होता है, जो सेल्यूलोज और कागज, कपास और नोट जो होती है, जो मुद्रा, वो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक तंतु आहार है, मतलब जो रेशेदार आहार है, जिसे जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव और सुअर नहीं पचा पाते। इसलिए सेल्यूलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। इसमें देखते हैं जो अनाज की जो बाहरी परत होती है स्टार्च, जिसे हम मंड के, जबकि जो अनाज के जो आंतरिक पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में मोनोसैकेराइड। आज के लिए इतना ही। आगे आप चर्बी या फैट के बारे में देखेंगे।